तो एग्जाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आइए हम नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। ये सेट नंबर 35 होगा और इसमें जो 25 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि 875 क्वेश्चन तक चलेगा। हमारा सीरीज जो पहले से चल रहा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो आप जाके शुरू से देख लेंगे। आप इसको देखने के लिए स्पीड में देख लें। आप अगर आप स्पीड में देखते हैं 1.25 और 1.50 में देख लीजिएगा स्पीड में, तो आपको जल्दी से ये सारे सेट ख़त्म हो जाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो चलिए है नेक्स्ट हम इस सीरीज में चलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें आए हैं सब लगभग यूनिक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, लेकिन इस सेट में आपको यूनिक क्वेश्चन मिलने वाला। तो चलते देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज पंपलेट का सही शीर्षक था। ये कैम्ब्रिज पंपलेट इसके बारे में बात कर रहा है। जब पाकिस्तान की मांग हुई थी, जब पाकिस्तान के कोई स्कॉलर थे वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वहाँ पर पाकिस्तान की मांग की उठाई थी, तब वहाँ पर एक पब्लिश हुआ था पैम्फलेट। मतलब उसको मान सकते हैं कि एक लीफलेट टाइप का है। वहाँ पर उसने बांटा था, उसमें से लिखा था कि नाउ और नेवर आर वी बोर्न टू लीव और पेरिश फॉर एवर। इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार का गठन कहाँ हुआ था। देखिए, जातीय सरकार का गठन जो होती सबसे पहले वो सतारा में होती है। ठीक है, बलिया में भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट देना चाहिए था, तो यहाँ पर सतारा में होती है। और साथ साथ में ये कब होती है, देखिए ये देखिए 17 दिसंबर 1942 को होती है। यहीं पर जो है सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन किया गया है। यहाँ की सरकार जो चलती है 1 सितंबर 1944 तक चलती है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ की सरकार तो यहाँ तक चली, तो कौन सी ऐसी सरकार थी जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चली। तो वह तमलुक की सरकार थी। इसको बोला जाता है कि 1945 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है। तो इनकी आत्मकथा का शीर्षक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। तो आपको पता है ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं और बायोग्राफी किसको कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो सेल्फ जो लिखते हैं, जो आदमी है वो सिर्फ वो जिंदा है और खुद लिखा है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और अगर सिर्फ बायोग्राफी रहेगा तो उसका मतलब है कि किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया, अदर्स के द्वारा लिखा गया, तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने बायोग्राफी लिखा था। फिर इसके साथ से कुछ फैक्ट और याद कर लीजिए। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं उनके जन्म दिवस। 1897 में हुआ था। और देखिए क्या इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। 1938 में उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, साथ में 1939 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर वहाँ से सिंगापुर पहुँचते हैं। 1943 में पहुँचते हैं, सिंगापुर पहुँचते हैं। और उसके बाद लास्ट में 8 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में टोक्यो जाने के क्रम में उनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मनाया गया 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसको याद करने का तरीका ये है कि यहाँ भी 6 है, देखिए यहाँ भी 6 है, डेट में भी 6 है और लास्ट में भी 6 है। तो आप मान लेंगे, अगर आपको कभी कुछ भी नहीं याद है तो इससे आप इसको मार्किंग कर लीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा। इसका जो इसमें एक दो क्वेश्चन और आता है, जैसे कि इसका मुख्य केंद्र कहाँ था। तो इसका मुख्य केंद्र जो था वो नोआखली था। ठीक है, गांधी जी जो है इसमें बहुत रोल निभाए थे, अहम रोल निभाए थे। उन्होंने जाकर दंगा पीड़ितों के बीच जाकर गए थे और उनके बीच में रहे थे, क्योंकि वह हिंदू मुस्लिम के एकता के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो अशोक ने जो था 20वें वर्ष में उन्होंने यात्रा की थी लुम्बिनी की। और 12वें वर्ष में क्या किए थे, कनक मुनि के स्तूप निगाली सागर की यात्रा की थी और उनका स्तूप को क्या किया था, डबल कर दिया था, दुगना कर दिया था। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और यह आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसने कहा था कि मैं मातृभूमि के विभाजन की पाकिस्तान की योजना का कट्टर विरोध करता हूँ, हमारी देवी मातृभूमि को विभक्त नहीं किया जाएगा।
ये स्टेटमेंट देखिए नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, यह जो है यशपाल एंड ग्रोवर के बुक से लिया गया है। तो ये जो इन्होंने बोला था सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो मुक्ति दिवस, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र और व्यक्ति सत्याग्रह। इसको हम डेट वाइज अगर हम लिख देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कब कब कौन सा चीज़, कौन सा पहले कौन सा बाद हुआ। तो मुस्लिम मुक्ति दिवस जो हुआ था ये 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था ना, तभी जो है इन लोगों ने मनाया था ये मुक्ति दिवस। रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह कब होता है? 18 फरवरी 1946 को। और कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र कब होता है? 29-30 मान लीजिए, 29-30 अक्टूबर 1939। इसी को त्याग पत्र के बाद जो है मुस्लिमों ने मंगाया था मुस्लिम मुक्ति दिवस। ये अब मुक्त हो गए क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है। व्यक्ति सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। इसको अगर हम अरेंज करने के बाद हमको पता चल जाता है कि आंसर जो है ए है, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसको जाता है? तो ये थे अपने आरबी कूट, रॉबर्ट ब्रूस कूट। ये जो थे मद्रास में जो है पल्लवरम नामक स्थान पर पूर्व पाषाण युग का एक जो है पाषाण का हथियार ढूंढ निकाला था, यानी पत्थर का हथियार ढूंढ निकाला था। तभी से माना जाता है कि यहाँ से पत्थर युग के बारे में जो पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो यह जो है बेलन घाटी में पाया गया है एक क्रम में। जैसे एक लेयर हो गया पूरा पाषाण का, एक लेयर हो गया मध्य पाषाण का, एक लेयर होगा नव पाषाण का। तो मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि आप अपना मेरा जो वीडियो है 1.25 या फिर 1.50 स्पीड करके देख लीजिए, तो आपको अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव पाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? सर्वप्रथम प्रमाण जो मिलता है या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, या मेहरगढ़ से मिलता है, जहाँ से कि गेहूं और जौ का पता चलता है। लेकिन चावल कहाँ से मिलता है? तो कोल्डिहवा से पता चलता है। कोल्डिहवा से चावल का पता चलता है कि चावल की खेती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमान गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है ईमान गांव। ये जोरवे संस्कृति यहाँ पर रहती थी। तो ईमान गांव जो थी जोरवे संस्कृति से संबंधित थी। यह पुणे में स्थित है, ठीक है। और किसकी, कौन सी नदी के किनारे हैं? तो गोड नदी के किनारे। इसको भीमा नदी भी कहा जाता है। भीमा की सहायक नदी है, सॉरी, भीमा की सहायक नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंधव मुद्राओं को सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन है? तो एक श्रृंग पशु जो थे उस समय सर्वाधिक जो है प्रचलित थे। एक उस पर एक ही सिंह रहता था, वो जो बैल रहता था एक ही सिंह रहता था। श्रृंगी कुकुटहीन बैल था, पुट्ठा जो है नहीं होता था। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? हरियाणा में स्थित होने वाले देखिए दो है, एक बनावली, एक राखी गढ़ी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि जो राखी गढ़ी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में हो गया, रोपड़ हो गया, पंजाब में हो गया। बनावली क्या हिसार में हो गया, यहाँ पर टेराकोटा मिला है, ठीक है। और यहाँ पर राखी गढ़ी पर एक मुकुट भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक, आर्य और हड़प्पाकालीन संस्कृति के लोग एक ही थे, इस थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? ये थे आर एस शर्मा ने बोला है, ऋग्वेदिक, आर्य, हड़प्पा के लोग एक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, जो कि इसका जो गोदीबाड़ा था ना लोथल का, ये पक्की ईंटों से बना हुआ था, पक्की ईंटों से बना हुआ। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से दिखाया, फोटो सहित दिखाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो दुर्गीकरण के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कालीबंगन से मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगन में निचला नगर भी दुर्गीकृत था। वैसे तो पूर्वी जो पहला नगर जो था वो दुर्गीकृत होता था क्योंकि उसमें कुलीन लोग रहते थे, लेकिन कालीबंगन में जो पाया गया दोनों तरह के तरफ जो निचला नगर जो था, ऊपरा नगर सब दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत मतलब क्या था कि वो दीवार वगैरह रहेगा, वहाँ पे एक दुर्ग बना रहेगा ताकि सुरक्षा के लिए देखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। ऊपर में एक सैनिक तैयार तैनात रहेंगे। ठीक है, यह जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई किसने की थी? तो बीवी लाल और बी के थापर ने किया था। बीवी लाल और बी के थापर ने इसकी खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर चारों का उल्लेख हुआ, गाय का, घोड़ा का, बकरी का और भैंस का भी हुआ है, लेकिन बाघ और कुत्ता का चर्चा नहीं है। हाथी का भी चर्चा मिलता है, भैंस का भी चर्चा मिलता है और बकरी का भी चर्चा मिलता है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए, जैसे कि गाय का जो उल्लेख ऋग्वेद में है वह है 176 बार। ठीक है, अश्व का कम से कम है 215 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? यह जो थे अग्नि देवता के लिए थे। अग्नि देवता उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, उसको मित्र भी बोला गया है, साथ ही साथ सिद्धोष बोला गया, उसे पृथ्वी का पुत्र बोला गया है। इसको बोलते थे कि चर अचर का ज्ञाता बोला जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? इसको वेद भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदारण्यक उपन्यास में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो यह जो थे काशी के राजा अजातशत्रु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? यह थे कैकेयी के। कैकेयी कहाँ था? तो कैकेयी जो थे गंधार और ब्यास नदी के बीच में स्थित है कैकेयी। ठीक है, कैकेयी के राजा जो अश्वपति थे उन्होंने दावा किया था कि मेरे राज्य में ना चोर है, ना माधवा है, मतलब मदिरा पीने वाला, ना क्रियाहीन है, ना ही व्यभिचारी है और ना ही अविद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन सा महिला तीर्थंकर थी? वैसे तो माना जाता है कि सब पुरुष थे, लेकिन उसमें से एक को माना जाता है, जैसे मल्लीनाथ को माना जाता है कि ये महिला तीर्थंकर थी। ठीक है, और ये श्वेतांबर परंपरा जो ये क्वेश्चन के अनुसार है, श्वेतांबर वाले मानते थे और दिगंबर वाले क्या मानते थे? ये पुरुष मानते थे दिगंबर वाले। ठीक है, दिगंबर वाले पुरुष मानते थे। अब श्वेतांबर दिगंबर में क्या अंतर है? देखिए, श्वेतांबर जो था वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जैन धर्म में, और दिगंबर जो होते हैं वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते, वो नग्न रहते हैं। हाँ, भले स्त्रियां वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन पुरुष लोग सारे नग्न रहते हैं। लेकिन श्वेतांबर में पुरुष जो होते हैं वो भी वाइट कपड़ा पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समत्ववाद सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो यह जो था द्वितीय सिद्धांत, जो चार आर्य सत्ता में द्वितीय सिद्धांत जो है वह व्याख्या करता है। इसका कारण, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और वे इस प्रकार से इस पर निर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। मतलब एक कारण है, कार्य है, उसके बाद में एक कारण है। मतलब हर वस्तु, हर चीज, हर काम कार्य कारण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र जो है अष्टांगिक मार्ग को बोला गया है। मतलब कि जो भी उसमें शामिल होते हैं, बौद्ध दर्शन का फिलॉसफी पढ़ते हैं या फिर उसमें उसको फॉलो करते हैं, उनको अष्टांगिक मार्ग का को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस
शिष्य को दिया था? कुछ नहीं है। तो ये सभी जानते होंगे, ये सुबोध को दिया था। अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो सुबोध किया था। वहाँ पर भी देखिए कंट्रोवर्सी होता था। उसका जो बुद्ध के जो शिष्य आनंद थे, शिष्य और उनके वो दामाद भी हुए आनंद थे, उन्होंने सुबोध को रोका कि नहीं आप मत जाइए अभी लास्ट टाइम में। सुबोध ने कहा नहीं, मुझे अपनी शंकाओं को समाधान करना है। तब फिर उनको जाने दिया गया। और यह जो वर्णन है इसका जो कथा का, वह सी यू की यात्रा का भाग 2 में वर्णन है, जिसको एलिब्रॉन क्लासिक्स ने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। तो निम्नलिखित में से किसका समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो ये जो मौर्य थे, मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था बहुत ही बड़ा था। तारानाथ बोलता है कि बिंदुसार का जो था 6 नगर, उसके राजाओं को नष्ट कर पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच के समुद्र संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। तो इसके साथ ही हमारा सीरीज जो है यहाँ 25 क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त होता है। आप जो है इस डिस्कशन को अब हमारे वेबसाइट का जो नाम लिखा है इस पर आप जाके लॉगिन करके, आप लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ विजिट कर कर देख सकते हैं। साथ ही आपको ये कहना चाहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जिन्होंने नहीं किया है। और जो अगर आप ये हमारे सीरीज़ को अगर आप 1 नंबर से लेकर या पूरा सीरीज़ देख लेते हैं कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा हिस्ट्री में। आप स्पीड करके आप इसको देख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।